स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत, फिजिक्स क्लास 12। इससे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे यांत्रिक तरंगों के लिए हमने पढ़ा था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। और उससे पहले कक्षा 12 में भी यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम पढ़ चुके हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर चार्जेज, ये हम पढ़ चुके हैं। और अभी हम ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बेसिकली सब अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो एक ही है, वो हम लागू किस प्रकार कर रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे। इसी वीडियो के लास्ट में शॉर्ट में आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सिद्धांत किस प्रकार से लागू होता है स्थिर वैद्युतिकी में। तो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स में अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले हमको ये समझना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है, इसका काम क्या है। इसका काम है कि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें अगर जब चल रही हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड कैसे होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है कि तरंगों का रिजल्टेंट, दो या दो से अधिक जो तरंगें हैं उसका रिजल्टेंट फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है और ये क्या कहता है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक तरंगें चलती हैं और वे इस प्रकार चल रही हैं कि एक दूसरे को प्रभावित करें, है ना, एक दूसरे को एरिया में हों, इम्पोज करें, सुपर इम्पोज करें, ठीक, तब उनका परिणामी उन अलग अलग किसी बिंदु पे, तब माध्यम में किसी बिंदु पे हम अगर किसी बिंदु का विस्थापन का परिणामी निकालें तो ये परिणामी उन तरंगों के द्वारा अलग अलग जो विस्थापन है उनके सदिश योग के बराबर होता है। फिर से समझें कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है यदि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक दूसरे के अध्यारोपित करते हुए चलती हैं तब उनका जो परिणामी होता है वो उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के योग, सदिश योग के बराबर होता है। वेक्टर सम होता है, इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर सम। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, माना हमारे पास तरंगें हैं, अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई जाए सिंपल तरीके से, ये एक्स की पॉजिटिव एक्सिस में फॉर एग्जांपल कोई तरंग जा रही है, प्रकाश तरंग, और हम कहते हैं इस प्रकार से है, ये एक तरंग है। दो केसेस देखिए, अब यहाँ पे विस्थापन जो मैक्सिमम विस्थापन है ये क्या है सपोज, और यहाँ पे इस तरंग का विस्थापन ये हो गया y1 और ये है y2। क्लियर है, ये y1 y2। अगर दो तरंगें इस प्रकार से जा रही है, याद रखिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत तब ही लागू होगा जब दो तरंगें एक दूसरे के कहीं ना कहीं प्रभाव क्षेत्र में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस पे है तब आप अध्यारोपण के सिद्धांत को किस प्रकार लागू करेंगे, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इन्फिनिटली लार्ज है तो उसमें ओवरलैपिंग कुछ नहीं हो रही। जहाँ पे अतिव्यापन की संभावना होती है, ओवरलैपिंग होता है जहाँ पे तरंगों का, वहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। तो दो तरंगें हम कहते हैं माध्यम में चल रही है, सपोज एक का विस्थापन हमने कहा किसी समय पे y1 है, दूसरे का विस्थापन एट एनी इंस्टेंट क्या है, y2 है, मैक्सिमम विस्थापन ले रहा है जिसको आयाम भी कहते हैं। तब अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो परिणामी तरंग होगी जिसका रिजल्टेंट y है इस प्रकार से होगा ये, और ये y है, वेक्टर सम। तो ये कहता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यहाँ पे देखिए, हाँ, इस केस में परिणामी विस्थापन इस प्रकार से होगा। क्यों? क्योंकि एक तरंग का श्रृंग और दूसरे का श्रृंग एक दूसरे पे पड़ रहा है, पहले का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट एक दूसरे पे पड़ रहा है। श्रृंग गर्त क्या है, यानी एक ही फेज में वो चल रही हैं, तब वहाँ पे इस प्रकार से y1 y2 हो गया, y बराबर y1 प्लस y2। अगर इसी को हम ऐसे चेंज करके लिखें कि पहली तरंग हमारी ये थी, ये इसका y1 हो गया, और जो दूसरी तरंग जा रही है वो इस प्रकार जा रही है कि जब इसका जो है क्रेस्ट आ रहा है तब उसका क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, इसका श्रृंग पड़ रहा है, दूसरी तरंग का क्या आ रहा है, गर्त। ये एक का श्रृंग एक का गर्त, जो ऊपर वाला है श्रृंग गर्त इस प्रकार से आ रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा y2।
y1 y2, जो परिणामी तरंग होगी, फिर से y1 हम यहाँ पे कहते हैं लेट y1 इज ग्रेटर देन y2। y1 विस्थापन क्या है, y2 से बड़ा है। उस केस में देखिए y1 बड़ा है y2 से, तो जो परिणामी तरंग होगी उससे क्या हो जाएगी, इस प्रकार से, और यहाँ पे ये y होगा, ये हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे y होगा। देखिए दोनों में अंतर देखिए, और इसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ये दो केस बने हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य कर रहा है। कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर जो है दोनों तरंगों के एक ही कला में, ना श्रृंग पे पड़ रहा है, दूसरी तरंग के गर्त जो है गर्त पे पड़ रहा है, तब जो है परिणामी विस्थापन क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा, सिंपली उनका एडिशन हो जाएगा। और जब श्रृंग पे गर्त पड़े, गर्त पे श्रृंग पड़े, तब जो है परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, उनका डिफरेंस होगा, ठीक डिफरेंस, अदरवाइज इनके बीच में होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये, इनके बीच जो परिणामी विस्थापन होगा तरंग का वो इस प्रकार से होगा। इस केस में तरंग को आप ऐसे पिक्चर करेंगे, यहाँ पे इसका पिक्चराइजेशन ऐसे हो जाएगा क्योंकि y1 बड़ा है y2 से। तब इसको जनरली आप लिखते हैं वेक्टर सम का हमने y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि तरंग का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। और याद रखिए तब लागू होगा जब तरंगें क्या होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई चलेंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्षेत्र में आएंगी। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन। तो परिणामी विस्थापन या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी भी माध्यम के किसी भी कण का किसी भी समय क्या होगा, अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, चित्र में यहाँ पे दिखाए, दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इस प्रकार सारी तरंगें माध्यम में चलेंगी कि सबका अस्तित्व बना हुआ है। क्या हो रहा है, सबका अस्तित्व बना हुआ है, क्योंकि कण पे जो है सभी का विस्थापन, अब कोई एक पार्टिकल लीजिए, उस पर y1 विस्थापन भी कर रहा है वो पहली तरंग के कारण, दूसरे के कारण भी कर रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है y2, तीसरे के कारण भी प्रभाव पड़ रहा है, सबके कारण अपना अपना, सारी तरंगें अपना अपना प्रभाव उस पार्टिकल पे छोड़ रही हैं, और रिजल्टेंट आप मैथमेटिकली इस प्रकार से देंगे। यह है हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत। कुछ और बातें इसमें देखनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो दिया गया था सबसे पहले, ये दिया गया था यांत्रिक तरंगों के लिए, मैकेनिकल वेव्स के लिए। क्लास 11th फिजिक्स में आप ये पढ़ चुके हैं, दिया गया था यांत्रिक तरंगों के लिए, लेकिन इसको उतनी ही सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी अप्लाई किया जा सकता है। लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो प्रकाश में हम पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ये अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, ये हम ध्यान रखेंगे तरंगों में। इसी में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम कहते हैं, इसी में हमने कहा था थोड़ा सा हम चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ, वहाँ पे हमने प्रिंसिपल अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार से पढ़ा था उसको देख लेते हैं शॉर्ट। हमने कहा था अगर किसी भी सिस्टम में आपके पास कई चार्जेज है ना, डिफरेंट चार्जेज हैं, फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3, Q4 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, Qn फॉर एग्जांपल Qn, n चार्जेज है, डिफरेंट चार्जेज। और तब आपको किसी भी एक पॉइंट पे, सपोज पॉइंट क्या है P है, जहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है Q, जहाँ पे कोई चार्ज Q रखा गया है, पॉइंट है P, इस Q चार्ज पे आपको इनके कारण एक फोर्स निकालना है या इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो क्या होगा, तो तब आप लिखते थे वो वेक्टर सम के बराबर होना था, जो परिणामी बल लगेगा इस पे F बराबर क्या होगा, Q1 के द्वारा लगा हुआ बल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn, या जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पे, वो किस प्रकार से होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En अप टू ये। ये अध्यारोपण का सिद्धांत था वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि यानी भिन्न भिन्न आवेशों के निकाय हैं और वो सारे निकाय क्या कर इस पे बल लगा रही है, नहीं सब एक दूसरे के एरिया में, रेंज में है, वो एक दूसरे के रेंज में जब वो बल है, यानी अगर वो इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस पे हो तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। वो रेंज में सब एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, तब जो है वहाँ पे इस पार्टिकल पे जो परिणामी बल होगा या परिणामी विद्युत क्षेत्र को वो इस प्रकार से दिया जाता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पार्टिकल या प्रत्येक चार्ज पार्टिकल इस प्रकार व्यवहार कर रहा है कि जैसे दूसरा वहाँ पे है ही नहीं। Q1 लगा रहा है तो वो इस प्रकार बल लगा रहा है कि बाकी अदर वहाँ पे है नहीं, ऐसा हम मानते हैं इसमें।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की यही अवधारणा है कि जब इस पर Q1 फोर्स लगाएगा, उसका जो फोर्स है वो इस प्रकार लग रहा है कि ये इनको कहीं कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो Q1 के कारण F1 Q2 के कारण फिर Q2 के कारण ले रहे हैं, तो Q1 को छोड़ दे रहे हैं, बाकी सबको छोड़े केवल Q1 Q2 देख रहे हैं इनके बीच, तो उसको F2 का इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र। तो ये अवधारणा है अध्यारोपण के सिद्धांत की कि इस प्रकार से व्यवहार करता है कि वही पार्टिकल है या वेव भी जब चलती है तो इस प्रकार चलती है कि वही वेव चल रही है, बाकी क्या है वहाँ पे लागू नहीं है, तो इसलिए परिणामी विस्थापन इस प्रकार से आपका आ जाता है। यहाँ पे जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र या परिणामी बल इस प्रकार से हम देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत में। सिंपल इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास, कोई ट्राइंगल दे देगा, उसमें 3 चार्जेस दे देगा, वो बोलेगा सेंटर पे किसी पॉइंट पे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालो चतुर्भुज में, इस प्रकार से। तो ये वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये था अध्यारोपण के सिद्धांत की ब्रीफ समरी। ये मैकेनिकल वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वहाँ पे भी अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हमको देखना है कि कहाँ पे किस ढंग से इसको अप्लाई करना है, इसकी क्या बेसिक कंडीशंस हैं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।